guys, welcome to Etukiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो 12 December का analysis करेंगे and let's get started. We have a very important judgment to discuss today. Article 370 जो हटाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्ट को कहा कि ठीक है आर्टिकल 370 हटाया गया, बिल्कुल ठीक किया. तो पढ़ लेते हैं आर्टिकल 370 के बारे में. So Article 370 was added to the Indian Constitution as a temporary provision which exempted Jammu and Kashmir, permitting it to draft its own constitution. जिसमें अलाउ किया गया आर्टिकल 370 के अंदर कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और इंडियन पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं वो स्टेट को लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगेगी. लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पावर? इट इज द लॉ मेकिंग पावर. What is the meaning of legislative power? It is the law making power. Legislative power का मतलब क्या होता है? Law making power. तो इंडियन पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर जैसे दूसरी स्टेट्स को एप्लीकेबल है वैसे जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं होगी. दैट इज व्हाट इज आर्टिकल व्हाट यूज्ड टू बी आर्टिकल 370. तो यहाँ पे हम आर्टिकल 370 के कुछ पॉइंटर्स लिख लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. आर्टिकल 370 क्या था? एक प्रोविजन था टेम्परेरी प्रोविजन. अ प्रोविजन हम टेम्परेरी वो नहीं लिखते. अ प्रोविजन विच exempted Jammu and Kashmir permitting it. ठीक है. अब यहाँ पे ये भी एक बात यहाँ पे सिंपल लिखते हैं. परमिटेड जम्मू एंड कश्मीर, परमिटेड JNK टू ड्राफ्ट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. restricted the Indian Parliament's legislative power. Legislative law making power ये लिख लेंगे. law making power, legislative power in the state. ठीक है ना. तो मतलब हर लॉ जो इंडियन पार्लियामेंट बना रही थी जो शायद हर स्टेट को एप्लीकेबल हो रहा था वो जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं हो रहा था बिकॉज इंडियन पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव पावर्स रिस्ट्रिक्टिव थी विद रिगार्ड टू JNK. ठीक है. एंड JNK की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी. ठीक है. अलाउ किया गया उनको बनाने के लिए जो कि दूसरी स्टेट्स में नहीं था. तो एक स्पेशल प्रोविजन है, तभी इसको क्या बोलते हैं? इट वॉज अ स्पेशल प्रोविजन. Article 370 was a special provision for JNK. ये क्वेश्चन भी आता है which was a special provision for JNK. Article 370 of Indian Constitution. It was introduced by so and so. ये इतना important नहीं है, हम नोट नहीं करेंगे. The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was empowered to recommend which articles of Indian Constitution should apply to the state. Constituent Assembly क्या होते हैं? जिन्होंने Constitution बनाया जम्मू एंड कश्मीर का वो recommend कर सकते थे कि कौन से articles of Indian Constitution apply करेंगे state को. The JNK Constituent Assembly was dissolved after it drafted the state's constitution. Clause 3 of the Article 370 gives the President of India the power to amend its provision and scope. तो Article 370 के अंदर जो Clause 3 था ये लिखेंगे. Article 370 के अंदर जो Clause 3 था वो क्या करता था? वो पावर देता था. gives the power to the Article 370 Clause 3 जो है वो क्या कहते हैं? gives the power to the President of India to amend its provision and scope. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो उसके जो अमेंड कर सकते हैं, जो स्पेशल पावर दे रखी है उसको अमेंड कौन कर सकते थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते थे. क्लॉज 3 में दिया हुआ था. आर्टिकल 370 वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आर्टिकल 35A. तो दो आर्टिकल्स जो थे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हटाए गए, रिमूव किए गए. ठीक है. वो कौन के थे? एक तो था आर्टिकल 370 और दूसरा था आर्टिकल 35A. आर्टिकल 35A के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है बट आर्टिकल 35A भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है. आर्टिकल 35A empowers लिखेंगे empowers the Jammu and Kashmir, the JNK legislature to define the
permanent residents, permanent residents, the permanent residents of the state and their special rights and privileges. ठीक है ना। तो यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कौन कहलाएगा, ये कहाँ पे पावर दी गई, जेएनके किसको दी गई, लेजिस्लेचर असेंबली को, कि परमानेंट रेजिडेंट्स की डेफिनेशन दे दी कि इतने सालों से रह रहे हैं, इसका बच्चा है, ये है, वो सब डिफाइन कौन करेगा, जेएनके लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 35A भी हटाया गया था। तो हमें दोनों आर्टिकल्स के बारे में कुछ कुछ बेसिक पता होना चाहिए जो हमने नोट कर लिया है। एंड ओवर द डेज, कमिंग डेज, वी आर गोइंग टू रीड अ लॉट अबाउट आर्टिकल 370 एंड जिसमें से भी मुझे लगेगा कि क्वेश्चन बन सकता है। वी आर गोइंग टू कवर दैट इन डिटेल। बट अभी आपको क्या पता चाहिए कि आर्टिकल 370 वॉज अ स्पेशल प्रोविजन जेएनके के लिए, जिसके अंदर जेएनके ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। कुछ लॉज जो थे इंडियन पार्लियामेंट के, वो जेएनके को नहीं एप्लीकेबल होते थे। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स इंडियन पार्लियामेंट की लिमिटेड थी। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर, जो जहां वो सभी स्टेट्स के लिए लॉ बना रहे थे, वो जेएनके को नहीं एप्लीकेबल हो रहा था क्योंकि लिमिटेड पावर्स थी। लेजिस्लेचर देख रही थी उनकी कि लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। आर्टिकल 370 क्लॉज 3 प्रेसिडेंट को ये पावर देता था कि वो अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अमेंड का मतलब क्या होता है, चेंज कर सकते हैं कुछ भी अंडर आर्टिकल 370। आर्टिकल 35A जो है, एम्पावर्स द जेएनके लेजिस्लेचर टू डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट, कि परमानेंट रेजिडेंट कौन कहलाएगा स्टेट का, वो पावर कौन देता है, आर्टिकल 35A देता है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रिपील ऑफ जेएनके स्पेशल स्टेटस। अब यहाँ पर क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे यूनानिमसली अपहेल्ड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अब्रोगेट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। ये लॉ खत्म कर दिया। ठीक है ना, किसने, पावर ऑफ द, वो कहते हैं यस, प्रेसिडेंट हैड द पावर टू फिनिश ऑफ द स्पेशल स्टेटस गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लीडिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फुल फ्लेज स्टेट टू 2 यूनियन टेरिटरीज। ये अगस्त 2019 में किया गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, लिखेंगे दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर गोइंग टू रीड अ लॉट अबाउट इट। तो बी रेडी टू लर्न। ये हर रोज लर्न कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं तो आप बाद में भी लर्न कर सकते हो, 10-15 डेज में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तब भी लर्न कर सकते हो। साथ साथ में लर्न करोगे तो ईजी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट upheld the power of the president to abrogate special status of Jammu and Kashmir under Article 370 of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्पेशल स्टेटस जो ग्रांट किया हुआ था, वो अपहेल्ड किया कि यस, प्रेसिडेंट उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये अपहेल्ड किया। एंड इसके अंदर क्या हुआ था, ये अमेंडमेंट जो हुई, ये खत्म किया गया था, लीडिंग टू द reorganization of the full-fledged state to 2 union territories and removal of its privileges। तो यहाँ पर क्या हुआ है, what has happened, यहाँ पर हमें पता चला है कि क्या हुआ, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 370 was removed. What was done after that? After removal of आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद जो किया गया वो ये किया गया कि यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज, एक फुल फ्लेज स्टेट थी, 1 जम्मू एंड कश्मीर की फुल फ्लेज स्टेट थी, 1 जम्मू एंड कश्मीर की फुल फ्लेज स्टेट को छोड़ करके क्या बना दिया गया, एक जेएनके और एक लद्दाख प्लस कारगिल का यूटीज बना दी गई। नाउ व्हाट इज अ यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करते हैं यूटीज को, तो इनको यूटी बना दिया गया। ठीक है ना, तो यही लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया।
The five-judge bench headed by Chief Justice of India Diva Chandrachud confirmed that the president could unilaterally issue a notification that Article 370 ceases to exist. मतलब ये तो हमने यहाँ पर हेडिंग में लिख लिया कि yes, the Article 370 of the Constitution जो है, जो प्रेसिडेंट ने अब्रोगेट किया, कि सीज टू एग्जिस्ट कहा कि नहीं, अब वो नहीं होगा, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, वो पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं. द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट हैड द पावर टू डू सो इफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस वारंट अ स्पेशल सोल्यूशन. कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे और उसके लिए स्पेशल सोल्यूशन लेकर आना पड़ा तो वो बिल्कुल कर सकते हैं. द कोर्ट कैन नॉट सिट इन अपील ओवर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट. अपील का मतलब क्या होता है? चैलेंजिंग द ऑर्डर. चैलेंजिंग द ऑर्डर, वो कहते हैं कि हम ऐसे ही इसको लेकर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है ना. ऑन वेदर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द अरेंजमेंट अंडर आर्टिकल 370 हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट. तो यहाँ पर वो बेसिकली हमें 2 से 3 बातें बता रहे हैं जो हमने लिख ली हैं कि आर्टिकल 370 जो प्रेसिडेंट ने हटाया वो बिल्कुल सही किया. ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इट इज ऑल राइट. आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड था वो ले लिया गया एंड उसको क्या कर दिया गया, divided into 2 UTs, that is यूनियन टेरिटरी. एंड जो यूनियन टेरिटरी है वो किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है. दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर. कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? नेम ऑफ द जजमेंट एंड रीडिंग मोर एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स एंड और भी डिटेल्स हमें पता चल जाएंगे. अभी बेसिक हमने कर लिया है. वर्डिक्ट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ होप, सेज पीएम. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे टर्म द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्ड. वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? जजमेंट, डिसीजन ऑन आर्टिकल 370 एज हिस्टोरिक एंड वन दैट इन इट्स प्रोफाउंड विजडम हैज फोरफीटेड द वेरी एसेंस ऑफ यूनिटी. तो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक है, यूनिटी के बारे में बात करी, तो इसमें से हमें कुछ भी याद नहीं करना है. उसके बाद नाउ वी हैव अनदर न्यू सीएम इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश के न्यू चीफ मिनिस्टर का नाम लिखेंगे. मध्य प्रदेश न्यू सीएम. मध्य प्रदेश न्यू सीएम कौन है? इट इज मोहन यादव. मोहन यादव, ठीक है, बहुत ही इजी है, मोहन. उसके बाद यहाँ पर इजरायली राइटर युवाल नोहा हरारी हैड सेड दैट एल्गोरिदम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ 21st सेंचुरी. यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स यूज करे गए हैं जिनको आप एंटोनिम सिनोनिम के फॉर्म्स में पेपर में देख सकते हो. वन इज सीफोलॉजी. सीफोलॉजी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग. अब हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हुए इंडिया के अंदर, तो अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देख रहे थे वहाँ पे एग्जिट पोल्स आ रहे थे, ठीक है, स्टडी करी जा रही थी कि यहाँ पर इतनी वोटिंग हुई है, अगर हम बात करें तो ये पार्टी दी सकती है. दैट इज द स्टडी ऑफ, एंड आफ्टर रिजल्ट्स ऑफ द स्टडिंग की कौन सी साइड से कितने वोट्स पड़े. सो ऑल ऑफ दैट इज सीफोलॉजी, दैट इज द स्टैटिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग. तो ये हम नोट कर लेंगे. दिस इज something that can be asked in English section of any exam. तो लिख लेंगे the statistical study of elections and trends in voting. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की. इनकम्बेंसी क्या होती है? द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस. जो पावर के अंदर है ना वो एक इनकम्बेंसी है. एंटी इनकम्बेंसी की लोग उनके अगेंस्ट, जो पावर में होते हैं उनके अगेंस्ट ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है. तो इनकम्बेंसी का मीनिंग भी हम यहाँ पर लिख लेंगे. ये मैंने पैसेज इसलिए इंक्लूड किया है जस्ट टू मेक श्योर कि आप ये 2 टर्म्स जो है अपने नोट्स में ज़रूर नोट करें. द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस और द पीरियड during which he is in power. Which one is held? During which, नहीं, the holding of an office. बस ये इतना नोट कर लो, ये भी बहुत है. उसके बाद आगे चलेंगे. एब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग द लॉ. ठीक है, एब्रोगेशन द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग द लॉ. ये हम ज्यादातर इधर लिखते हैं, द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग द लॉ. ठीक है, एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग द लॉ. एक्ट ऑफ, यहाँ पे द एक्ट ऑफ formally ending the law.
ठीक है जी, द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग द लॉ, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द एब्रोगेशन एंडिंग द लॉ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स नॉट मेरली जुडिशियल डिफरेंस एंड बट अ रिट्रीट फ्रॉम द कोर्ट्स नोन पोजिशन ऑन फेडरलिज्म। तो यहाँ पर ये सारा ऑर्डर ने अपना ओपिनियन दिया हुआ है। अगस्त 2019 में ये स्टेप लिया गया था, ये हमें पता होना चाहिए। द कोर्ट्स फेलियर टू गिव इट्स रूलिंग ऑन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK इनटू 2 UTs। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन होनी चाहिए थी। अगेन इट्स जस्ट ओपिनियंस, नथिंग टू बी नोटेड। ठीक है, कैन बिहार इंक्रीज इट्स रिजर्वेशन पूल। अब यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ऑन November 17, द गवर्नर ऑफ बिहार अप्रूव 2 laws इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इन स्टेट टू 75%, इंक्लूडिंग 20% for scheduled caste, 2% for scheduled tribe, 18% for other backward classes, and 25% for extremely backward classes, and 10% for economically weaker sections. ना यहाँ पर जो बिहार के अंदर रिजर्वेशन है वो 75% हो गई है एजुकेशन के अंदर, 50% इज द परमिसिबल लिमिट। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, वी विल बी रीडिंग अबाउट रिजर्वेशन एंड व्हेन 50% से ऊपर रिजर्वेशन अलाउ हो सकती है। सो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स पे लिखेंगे बिहार, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू रीड इन डिटेल अबाउट रिजर्वेशन और कब कब वो 50% से ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती, कौन कौन सी जजमेंट्स आई हैं जिन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बात करी है। तो बिहार के अंदर द गवर्नर, यहाँ पे लिखेंगे गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार ने अप्रूव कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, बिल जो था वो लॉ बन गया, है ना। हमें ये सारी तो पता ही है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है कि बिल क्या होता है, प्रपोज्ड लॉ होता है। बिल इज अ प्रपोज्ड लॉ एंड बिल अपनी जर्नी फ्रॉम लॉ बिल टू लॉ की कैसे वो तय करता है, डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, जब वो पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर फिर वो गवर्नर के पास जाता है, जब गवर्नर उसको एसेंट अप्रूवल दे देते हैं तब वो लॉ बनता है जो हमें फॉलो करना रहता है, राइट। तो गवर्नर ऑफ बिहार ने एसेंट दे दिया, मतलब वो बिल क्या बन गया, लॉ। नाउ पीपल हैव टू फॉलो इट। गवर्नर ऑफ बिहार अप्रूव्ड 2 laws increasing the reservation, the quantum of reservation in jobs and education in state to 75%। तो यहाँ पर जॉब्स और स्टेट के अंदर, एजुकेशन के अंदर बिहार में रिजर्वेशन कितनी हो गई है, इट इज 75%। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, 75% रिजर्वेशन हो गया बिहार के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किसको कितना परसेंट मिला है। यू कैन राइट दिस, बट बहुत कम एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 75% से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बट फिर भी हम ये लिख रहे हैं सो दैट आप एक बार रिविजन के टाइम पे यू मस्ट गो थ्रू इट। ओबीसी, ठीक है, 25% फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, EBC की फुल फॉर्म लिख लीजिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड 10% फॉर EWS, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। ये इनका बनाए। द 2 laws have once again sparked debate about the permissible limits of reservation in India, particularly in view of the 50% limit prescribed by Supreme Court of India in Mandal Commission case Indira Sani 1992, as well as the court's emphasis on adequate representation of the oppressed classes as opposed to proportionate representation। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, सेकेंड पॉइंट जो हम बात करेंगे, 50% लिमिट इन रिजर्वेशन, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती है। अब बिहार के अंदर 75% हो गई, कैसे हुई, बट ये हम बाद में पढ़ेंगे कैसे हुई, बट 50% का क्या सीन है वो लिख लेते हैं। 50% लिमिट prescribed by the Supreme Court of India in the Mandal Commission case, that is Indira Sani 1992,
ठीक है, एज वेल एज द कोर्ट्स एम्फेसिस ऑन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि 50% रिजर्वेशन मंडल कमीशन केस, जो कि इंदिरा साहनी का केस 1992 के अंदर आया है, उसके अंदर बात करी गई। द सुप्रीम कोर्ट हैज हिस्टोरिकली मेंटेन्ड दैट रिजर्वेशंस वेदर इन जॉब्स और एजुकेशन शुड नॉट एक्सीड 50%. Supreme Court has maintained that reservation in jobs and education should not exceed 50% of total seats and posts. ठीक है, और ये बात मल्टीपल जजमेंट्स के अंदर कही गई, जैसे कि MR बालाजी के अंदर कही गई। ठीक है, उसके बाद a 9-judge bench in the Mandal Commission case in 1990 affirmed the 50% limit and held that it is binding rule and not merely a matter of prudence. ठीक है ना, और ये मंडल कमीशन वाले केस के अंदर क्या कहा गया, मंडल कमीशन केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड 50% is a binding rule. ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, this is important. However, it is not a rule without exceptions. A state can exceed the limit in exceptional cases. A state can exceed the limit in exceptional cases. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर 50% आप आगे जा सकते हो, मतलब क्रॉस कर सकते हो। दैट इज टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस टू communities which hail from far-flung areas of the country and have been kept out of the mainstream of the society. तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, a state can go 50% plus. When it can go 50% plus, a state can exceed limit in exceptional circumstances. और वो circumstances क्या है, to communities, अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो to communities which hail from far flung areas of the country and have been kept out of mainstream of the society. अगर ये वाला सिनेरियो है, then you can cross 50% रिजर्वेशन। ठीक है जी। नाउ बिसाइड्स लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट upheld the 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहाँ पर हम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं। व्हाट इज इट? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। What is 103rd constitutional amendment? 103rd constitutional amendment में क्या कहा गया? 103rd constitutional amendment which provides for 10% additional reservations to EWS upheld by Supreme Court. Supreme Court ने कहा ठीक है that the 50% limit only applies to none। तो ये हम डिटेल में इतने नहीं जाएंगे, ठीक है, हम इतना ही हमें पता होना चाहिए कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल हैज बीन upheld by Supreme Court की ठीक है, सही है। 10% EWS को दिया गया है। EWS is economically weaker sections, ठीक है। What do laws in Bihar state? In January 2023, the Bihar government announced the census-based caste-based census. What is a census? Population count करना, ठीक है। caste-based census, कास्ट का डाटा निकालना, कौन सी कास्ट क्या क्या नहीं। ये कब कौन सी स्टेट में हुआ? 2023 में बिहार में हुआ।
आपको हमेशा याद रखना है कि कास्ट सेंसस 2023 के अंदर अगर न्यूज़ में आया तो वो दो रीजंस की वजह से आया। एक तो बिहार में वो हो गया, और कर्नाटका में जब कांग्रेस आई, तो जब कर्नाटका यूज्ड टू बी इन पावर तब उन्होंने एक कास्ट सेंसस करवाया था, और कर्नाटका में आते ही उन्होंने बोला कि हम कास्ट सेंसस जो तब हुआ था उसका डाटा हम पब्लिक करेंगे। ठीक है, तो बिहार में तो 2023 में हुआ, डाटा पब्लिक हुआ। कर्नाटका में पहले, बहुत पहले हुआ था, जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट केम इनटू पावर, इट सेड कि हम कास्ट सर्वे का जो डाटा है वो पब्लिक करेंगे। तो ये दो न्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि विच स्टेट कंडक्टेड कास्ट सेंसस इन 2023, द आंसर इज बिहार। ओके, द रिजल्ट्स ऑफ दिस सेंसस वाज अनाउंस्ड इन अक्टूबर। शॉर्टली देयर आफ्टर द टू बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दो बिल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमने ऊपर लिखा इधर। ठीक है, ये वाले बिल्स जो हैं वो पास हुए, जिसके अंदर रिजर्वेशन बिहार में कितना हो गया, 75%। राइट, द फर्स्ट इज दैट ऑब्वियस ब्रीच ऑफ 50%। 50% का लिमिट का ब्रीच कर रहे हैं। इफ एंड व्हेन द लॉज आर चैलेंज इन कोर्ट, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल आल्सो हैव टू प्रूव दिस केस। तो यहाँ पर वो एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर 50% से ऊपर जा रहा है, वो बिहार को प्रूव करना पड़ेगा जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो जाएगा तो सही। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट फिक्स द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन सिंपली। ये हम इतनी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट वो कह रहे हैं बहुत सारी और भी स्टेट्स हैं जो 50% प्लस जा चुकी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 72% है, तमिलनाडु में 69% है। अदर स्टेट्स that have breached 50% लिमिट। कौन सी स्टेट है? छत्तीसगढ़ 72%, तमिलनाडु 69%। ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद वाई आर FSBs कंसर्न्ड अबाउट क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज। नाउ व्हाट आर FSBs इंटरमीडियरीज क्रिप्टो एसेट? तो ये देखेंगे, published last month, the International Financial Stability Board latest report on crypto asset intermediaries sought measures to enhance cross-border cooperation and information sharing among local authorities। तो यहाँ पे हम पहले ये लिख लेते हैं, International Financial Stability Board, that is FSB, report on crypto asset intermediaries sought measures to enhance cross-border cooperation and information sharing among local authorities। तो अब यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो क्या कह रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी इंटरमीडियरीज है, मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी से डील करवाते हैं, जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड टू क्रिप्टो ट्रेड, ठीक है ना, इनको कह रहे हैं कि इनकी जो हमारे क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन है, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन जो है एंड मतलब हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे कि क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग लोकल अथॉरिटीज़। ठीक है ना, क्रॉस बॉर्डर भी इंफॉर्मेशन शेयर हो कि क्रिप्टो में क्या हो रहा है, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, ये भी पता चले। क्रॉस बॉर्डर मतलब कंट्रीज को भी आपस में पता हो और लोकल अथॉरिटीज़ को भी पता होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बॉर्डर, दैट इज FSB। ठीक है ना, FSB की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दिस इज टू इफेक्टिवली रेगुलेट एंड एड्रेस गैप्स इन मल्टी फंक्शन क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज ऑपरेटिंग ग्लोबली, specifically referring to the FTX collapse in November 2022. It highlights potential risk associated with MCI and combine different activities within the platform.
The report defines MCI as an individual firms or group of affiliated firms that offer a range of crypto-based services. MCI किसको बोल रहे हैं? Multi-function crypto asset intermediaries किसको बोल रहे हैं? जो crypto-based services provide करते हैं, जैसे Binance हो गया, Bitfinex हो गया, Coinbase हो गया. द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स इज द ट्रांजैक्शन फीस, जो इनको ट्रेडिंग एक्टिविटी से मिलती है. और इनसे कि कौन ट्रेड कर रहा है, क्या ट्रेड कर रहा है. रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ MCIs, रिपोर्ट ये लिखेंगे, रिपोर्ट ऑब्जर्व्स that most MCIs are not transparent about their corporate structure. ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब किसी को पता नहीं कि क्या चल रहा है. तो इसके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, कंट्रीज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए ये कह रहे हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए. ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए? वी शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. इंटरमीडियरीज क्या होता है? वो प्लेटफॉर्म्स जो कुछ प्रोवाइड करें, जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक और ये सब. क्रिप्टो इंटरमीडियरीज जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं. अब यहाँ पर वेब ब्राउजर की बात करी गई है. व्हाट आर वेब ब्राउजर्स? ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर स्टैटिक जी के सेक्शन के अंदर आपको कहाँ से क्वेश्चन आता है? कंप्यूटर से. तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. वेब ब्राउजर्स क्या हैं? आर अवर डिजिटल पासपोर्ट्स टू वॉट आर, ये हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मार्क करके नोट्स बनाएंगे. वेब ब्राउजर्स आर अवर डिजिटल पासपोर्ट्स टू द वास्ट यूनिवर्स ऑफ द इंटरनेट. द सिंप्लिसिटी इज डिसेप्टिव एज बीनीथ. वेब ब्राउजर्स जैसे क्रोम हो गया, ठीक है, ये सारे क्रोम, फायरफॉक्स. फंडामेंटली द ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन दैट पीपल यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस वाया द इंटरनेट. इन अदर वर्ड्स, ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन योर डिवाइस विद इट्स पर्पस बीइंग टू फेच इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड शो इट ऑन द डिवाइस. तो ये हमारा मीनिंग हो गया ब्राउजर का. तो ये लिख लेंगे हम, ब्राउजर का मीनिंग लिख लेंगे. व्हाट इज अ ब्राउजर? ब्राउजर इज अ प्रोग्राम browser is a program that runs on your device with its purpose being to fetch information in different formats from the internet and show it on the device. ठीक है, मतलब ये एक प्रोग्राम है जो इंफॉर्मेशन फेच करके लाता है हमारे लिए. ठीक है जी. इट ऑल्सो डज द रिवर्स, रिसीविंग योर आउटपुट, ट्रांसलेटिंग कोड, ये वो. ब्राउजर्स कैसे आए? ठीक है, ब्राउजर बॉर्न इन 1990s. ठीक है, द इंग्लिश टिम बर्नेस-ली. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ. ठीक है, ये ब्राउजर लेकर आए थे. ली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, which and with it came the first browser called, and with it came the first web browser called World Wide Web. ठीक है, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए. यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है. टिम बर्नेस वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बार एग्जाम्स में आया हुआ है. तो ये लेकर आए थे वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट, और www की फुल फॉर्म इज वर्ल्ड वाइड वेब. पोलैंड. उससे पहले loggery.in पर अगर आप लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं तो वो आप बाय कर सकते हैं. यहाँ पे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आर अवेलेबल फ्रॉम May to September. अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर बहुत जल्द ऐड हो जाएगा. यहाँ पर 7 to 8 आवर्स के कंटेंट में आपका फुल मंथ जो है
वो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। डिजी नोट्स भी यहाँ पर मिलते हैं जो मैंने बनाए हैं, और आपको क्लासेस भी मिल जाते हैं जिसमें मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो लर्निंग भी ईजी हो जाती है। डेली नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पे PDF प्रोवाइड किया जाता है। एंड वी हैव मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर CUT PG, जो कि हेल्प करता है एडमिशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में, एंड MSCT 3 years। बहुत ही जल्द और भी मॉक टेस्ट लॉन्च हो जाएंगे, उसके लिए डू सब्सक्राइब टू आवर अदर चैनल दैट इज Loggery। एंड अगर CUT के मॉक टेस्ट आपको चाहिए देन डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। तो पोलैंड के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, तो लिख लेते हैं पोलैंड न्यू प्राइम मिनिस्टर, पोलैंड न्यू PM। तो पोलैंड के जो न्यू PM है वो कौन है? डोनाल्ड टस्क। इजी नेम, डोनाल्ड ट्रंप हमने पढ़ा हुआ है, डोनाल्ड टस्क। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स इट। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो डू कॉमेंट, डू पुट आउट योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स। डू लाइक दिस सेशन, एंड ऑल्सो आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।